जहाँ भी मैं जाती मुझे बाजार में एक फ़कीर मिलता। मैं उसको 10 का नोट देती तो वह कहता, बेटा तुम्हारी माँ मुर्दा बेटे को जन्म देगी। पर मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। एक रोज़ भरे बाजार में वह फ़कीर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, तेरी माँ 1 महीने बाद मुर्दे बेटे को जन्मेगी। यह सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने उस फ़कीर को एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि तुम पागल हो। तब वह फ़कीर रोता हुआ वहाँ से चला गया। ठीक 1 महीने बाद कॉल आया कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाए, आपको मुर्दा भाई पैदा हुआ है। मैं हैरानी से अस्पताल पहुँची थी तो नर्स ने मुझे एक मुर्दा बच्चा थमा दिया। जब मैं कमरे में गई तो मेरी आत्मा काँप उठी। वहाँ तो वही फ़कीर। मेरे पापा मुझसे दूर रहते थे। मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मेरे साथ बड़ा ही अजीबोगरीब हादसाएं होने लगे थे। मैं जब बाहर निकलती हूँ तो यूँ लगता जैसे मैं कोई नज़र में आ रही हूँ, लेकिन जब मुड़कर देखती तो पीछे कोई नज़र नहीं आता था। मैं अजीब उलझन में फंस चुकी थी। मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी। पापा भी हर महीने अच्छी खासी रकम मुझे भेज दिया करते थे। मैं आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अभी वह लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर पता ही ना लगता कि आखिर वह कौन है जो खुफिया तौर पर मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैंने यह बात अपनी दोस्त विशाखा को भी बताई थी कि यार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा करता है, लेकिन कौन है यह पता ही नहीं चल रहा है। अभी देखी हूँ तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं होता है। मैंने कहा तो मेरी दोस्त विशाखा हंस दी, कहने लगी यार तू भी ना बेकार में वहम पाल रखा है। वह हंसते हुए मेरा वहम समझकर मुझे टाल दिया। मैंने भी सोचा कि इस बात को कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रही हूँ, इसलिए अपने दिमाग से इस बात को बाहर निकाल दिया। अगले दिन मैं घर से थोड़ी दूर पर खड़ी थी कि मुझे एक गरीब फ़कीर मिला जिसके कपड़े फटे पुराने थे। चेहरे पर गरीबी साफ जाहिर हो रही थी। यह सब तो हमारे देश में बहुत ही आम था। यह लोग हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भी मांगने को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो अजीब तरह का बर्ताव करने लगते हैं। मैंने भी ज़्यादा गौर ना किया और ना ही कुछ ऐसा कहा, बल्कि अपनी जेब से पर्स निकाला और 10 का नोट निकालकर उस फ़कीर को दे दिया। नोट देखते ही उस फ़कीर के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, जैसे उसे इतनी कम पैसे की उम्मीद न हो, लेकिन उसके बावजूद वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए था और मुझे देखने लगा। लेकिन मुझे उसकी आंखों की चमक बहुत ही अजीब लग रही थी। मैं अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रही थी कि वह मेरे और करीब हुआ और कहने लगा कि लड़की तेरी माँ 1 महीने के बाद मुर्दा बेटे को पैदा करेगी। यह कहते ही वह मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट लिए देखते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले तो मैं हैरान हुई थी, अब सोच सोच कर गुस्से से मेरा दिमाग पागल होता जा रहा था, क्योंकि वह फ़कीर जाने अनजाने में मेरी मरी हुई माँ पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। मैं खुद को समझाते हुए अपने दिमाग से हर ख्याल को झटका था और आगे की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन फिर भी पूरा दिन ना चाहने के बावजूद भी उस फ़कीर के बारे में सोचती रही। अगले दिन जब घर से निकली तो फिर से वही फ़कीर मेरे सामने आ गया, और आज भी मैं जब उसे पैसे निकाल कर दी तो फिर से वह वही बात दोहराने लगा कि ए लड़की 1 महीने के बाद तेरी माँ एक मुर्दे हुए बच्चे को जन्म देगी। एक बार मैंने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और हल्की सी नज़र उसे देखते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वह मुझे पागल ही लग रहा था जो ऐसी बात कर रहा था। मैंने उस पर ज़्यादा गौर न किया, लेकिन आज भी मुझे उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट नज़र आई थी। मैंने उसे अपने दिमाग से झटका और अपने काम पर जाने लगी और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाए हुई थी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। वह आदमी रोज़ मुझे एक ही बात क्यों कह रहा था? आखिर इसका मकसद क्या था? क्या वह आदमी पागल था
या फिर मेरे सामने यह सब करने का ढोंग रच रहा था, या उसका मकसद कुछ और ही था। लेकिन फ़कीर का मुझे यह कहना कि 1 महीने बाद तुम्हारी माँ मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसा बात कहने के लिए क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या मजबूरी थी कि वह बस मुझसे ही यह सब कह रहा था? किसी और को क्यों नहीं कह रहा था? लेकिन क्या पता वह किसी और को भी ऐसा कहता हो। मैं कौन सा हर वक्त उसके साथ रहती हूँ? हाँ, हो सकता है। मैंने अपने दिमाग को झूठी तसल्ली दी और वहाँ से चली गई। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को लेकर एक मेले में गई थी। मैंने कहा, यार देखो कितना अच्छा माहौल है, यहाँ सब घूमने आए हैं। विशाखा अपनी खुशी का इजहार करते हुए बहुत ही शौक से यहाँ वहाँ घूम रही थी और हर चीज़ को देख रही थी। 2 महीने के बाद उसकी मंगनी होने वाली थी। उसका कहना था कि शादी से पहले का समय ही घूमने फिरने का समय होता है, उसके बाद तो मेरे जीजू कहीं आने जाने ही उसे नहीं देंगे। इस मर्दों के भी अजीब ही नखरे होते हैं। मैं उनकी खुशी देखकर खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने कहा, बस कर यार, तूने तो सारे मर्दों को एक ही पर्दों में जोड़ना शुरू कर दिया है। वह तेरी बचपन का मोहब्बत है, किसी अनजान लड़के का क्या पता कैसा होता है। कम से कम तुझे यह तो पता है कि किस बात पर तेरा मंगेतर खुश होगा और किस बात पर नाराज़। इसलिए तू ऐसा काम ही मत करना कि वह नाराज़ हो, बल्कि उसका दिल खुश किए रहना। लड़के तो वैसे भी थोड़ी सी मोहब्बत पर ही पिघल जाते हैं, मैं हंसते हुए कहा था। और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी, हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि वही पागल इंसान अच्छे खासे हुलिये में खड़ा किसी आदमी को कोने में ले जाकर बात कर रहा था। मैंने विशाखा का ध्यान उसकी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जब तक विशाखा ने देखा वह आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। मुझ पर तो पहाड़ टूट पड़े थे। यह कैसे हो सकता है? यह भिखारी यूं अच्छे खासे कपड़े में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। विशाखा, तूने देखा? वह फ़कीर वहाँ पर इतने अच्छे कपड़ों में खड़ा था, और वह आदमी वही है जो रोज़ मुझे अभी मैंने अपनी जल्दबाजी में कुछ कह ही देती कि मेरे चेहरे की रंग देखकर विशाखा परेशान से मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? और तू किस फ़कीर के बारे में बात कर रही है? विशाखा ने मुझसे पूछा तो मुझे अचानक ही अपनी जल्दबाजी और दिमागी हालत पर गुस्सा आया। यह बात तो मैं विशाखा को पहले ही बता चुकी थी, तो अब बताने में क्या समझदारी थी। इसलिए जल्दी से मैंने कहा, हाँ, वहाँ वह आदमी खड़ा था, वही फ़कीर मांगने वाला जो रोज़ मुझे कहता है कि 1 महीने बाद तेरी माँ मुर्दे बच्चे को जन्म देगी। कि मैंने उसे बताया तो वह मुझे समझाते हुए कहने लगी, हाँ तो वह पागल है, इसमें कौन सी अजीब बात है जो तेरे चेहरे का रंग उतर गया है? विशाखा ने नर्मल शब्दों से कहा। मैंने कहा, अरे तूने देखा नहीं? जब मैंने उसे देखा तो वह सूट बूट पहने खड़ा था और वह किसी आदमी से बात भी कर रहा था। वहाँ खड़े होकर मैं विशाखा की शक्ल पर बात करते हुए उसे पूरी बात बताई थी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद वह थोड़ी देर खामोश रही और फिर बाद में विशाखा को हंसी तो हंसते चली गई। कहने लगी, तेरे कहने का मतलब क्या है कि वह भिखारी ने हमारा पीछा किया और वह सूट बूट पहनकर खड़ा होकर वह किसी से बात भी कर रहा था? तू पागल हो गई है। यह सब करके उसे क्या मिलने वाला है? और फिर भिखारी के पास सूट बूट कहाँ से आएगा? इसका मतलब असल में ना तूने उस भिखारी को सोच सोच कर अपने दिमाग पर इतना हावी कर लिया है कि तुझे हर आदमी में उस भिखारी का चेहरा ही नज़र आता है। यह सब तेरा वहम है। मुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, चल हम घर चलते हैं। उसने इन सब बातों को मेरे दिमाग का फितूर समझकर मुझे उसी समय घर लेकर चली आई। मुझे घर लेकर आई और कहा कि आराम करो। आराम करते हुए मुझे कह के वह दूसरे बेड पर चली गई। हम लोग ने एक ही रूम लिया था, जिसमें एक ही कमरा था, एक ड्राइंग रूम था, साथ एक छोटा सा किचन भी था। जब मैं नौकरी की थी तो विशाखा भी उसी ऑफिस में काम करती थी। उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते थे।
लेकिन वह नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहती थी। रहने की प्रॉब्लम तो मुझे भी थी। पापा का बिजनेस दूसरे देश में था, इसलिए वह दूसरे देश में रहते थे और मैं यहाँ अकेली रहती थी। पापा ने मुझसे कहा तो था कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया और वहीं नौकरी करने लगी। मेरे और विशाखा की एक ही प्रॉब्लम थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ही एक फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम दोनों मिलकर रहते थे। हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। हम एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं सो गई थी, लेकिन नींद में भी मुझे उस फकीर का भयानक सपना आया था। वह एक बहुत ही अजीब शक्ल का बच्चा लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उसे डरती हुई उससे भाग रही थी और तभी वह बच्चा उस फकीर ने मेरी माँ के गोद में डाल दिया। फिर माँ बोली, यह तेरा भाई है, इसके कातिल तू है। मैं अचानक से चीख मारकर बैठी थी। मेरी आवाज़ सुनकर विशाखा भी जल्दी ही मेरे बेड पर आ गई। उसने पानी का गिलास मुझे पकड़ा दिया। मैं बदहवासी में मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास ख़त्म कर दिया था। विशाखा ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, विशाखा, मैं बहुत ही भयानक सपना देखी थी। वही फकीर आया था मुर्दा बच्चा लेकर, और फिर मेरी माँ भी आई थी। वह मुझे उस बच्चे का कातिल कह रही थी, लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। मेरी माँ तो मर चुकी है। फिर यह सब कैसे हो सकता है? विशाखा, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा था। विशाखा ने कहा, तू आराम कर, आराम कर। तूने उस फकीर के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर ली है, जिसकी वजह से अब तुझे बुरे बुरे सपने भी आने लगे हैं। तू सो जा, मैं तेरे पास ही लेटी हूँ। उसने मुझे दिलासा दिया। मैं एक बार फिर वही सब कुछ सोचते हुए नींद में उतर चुकी थी, लेकिन अगले दिन मेरा पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था और इस वक्त मेरी जुबान पर बस एक ही नाम था, मेरी माँ का नाम जारी था। इस मुश्किल समय में विशाखा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने भी यही कहा कि मैं किसी बात को दिमाग पर ज़्यादा जोर डाल रही हूँ, इसलिए मेरा दिमाग पर जोर डालना ठीक नहीं है। दिमाग पे जोर पड़ा है और बुखार हो गया है। विशाखा ने मेरे सर पे ठंडी पट्टी रखी थी, मुझे दवा दी। शाम में मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन तब मैं एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं घर से निकली और ऑफिस जाकर अपने काम को पूरा करने लगी। अब मैंने उस फकीर को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दिया था। छुट्टी का समय हुआ तो मैं बाज़ार गई। मुझे अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदारी करनी थी। मैंने जाते ही अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की और वह मुझे यूँ लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मुझे नज़र नहीं आया था। मैंने सारी खरीदारी पूरी कर ली थी तो मुझे अब भूख भी लग रही थी। भूख की वजह से मैं वहीं पर कुछ खाने की इंतज़ाम से खड़ी हो गई, जो बाज़ार के बीचों बीच मुझे विशाखा भी दिख गई थी। अभी हम बैठकर खाना ही खा रहे थे कि वहाँ पर भी मुझे वही फकीर नज़र आया। विशाखा ने अपने भटूरे से 100 का नोट निकालकर उसे दिया था। नोट पकड़ा दिया और कहा, दुआ करना मेरी होने वाला पति मुझे खूब प्यार करे और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही प्यार से और साथ गुजरे। उस फकीर ने उसे दुआ दी और वही भरे बाजार के बीचों बीच चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था, लेकिन इसकी माँ 1 महीने बाद मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। इतनी भरी भीड़ में उसके जुबान से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में आकर उस फकीर को उठकर खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। फिर मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो। मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं और तू मेरी माँ के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया था और मेरे दोस्त और बाकी के लोग ने आकर हमारे बीच बचाव किया था। मैं गुस्से की हालत में जल्दी से वहाँ से निकल चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस आदमी को सामने आएगा तो मैं उसे अब जान से मार दूंगी। मैं उसका कत्ल कर देना चाहती थी। मैं सीधा अपने घर आ गई थी और अपनी माँ के तस्वीर के सामने खड़े होकर मैं बिलख बिलख के रो रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी।
और वह आदमी मेरी माँ के लिए ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था तो मेरा खून तो खौलेगा ही। लेकिन मैं बेबसी में कर भी क्या सकती थी, इसलिए आज बहुत गुस्से की हालत में मेरा हाथ उस फकीर पे उठ गया था। लेकिन वह आदमी भी बहुत ही अजीब था। कभी फटे कपड़े में भीख मांगने आ जाता था तो कभी सूट बूट पहने खड़ा बातें किसी से कर रहा होता। आखिर इसका मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसा बातें करने के पीछे मकसद क्या था? वह मुझसे कहना क्या चाहता था? क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी जिसकी वजह से वह झूठ बोल रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी? एक बार पापा जिद करके माँ को शॉपिंग पर ले गए थे। माँ ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर चलूँगी, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था। और जब वापस आए तो पापा ने कहा कि एक्सीडेंट में तेरी माँ की मौत हो चुकी है। मुझे पापा के बात पर विश्वास तो करना ही था। इस बात को 1 महीने बीत चुके थे और ठीक 1 महीने बाद मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया जिस पर बताया गया कि मेरी माँ एक मरे हुए बच्चे को जन्म दी है और अस्पताल का नाम भी बताया गया और फ़ोन काट दिया गया। मैं अस्पताल जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस फकीर की बात कितनी सच है मैं यह भी जानना चाहती थी। इसलिए मैं अस्पताल में गई तो वही फकीर मुझे हॉस्पिटल में मिला, जो मुझे एक रूम में ले गया। वहाँ बेड पर मेरी माँ लेटी हुई थी। उसको देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं जल्दी से उसके पास जाकर उसके गले लग गई थी और उसके रोते हुए हर चीज़ पूछने लगी कि माँ आप इतने सालों से कहाँ थी? उनके गोद में एक मरा हुआ बच्चा भी था। मैंने उस बच्चे को उस फकीर को पकड़ा दिया और माँ से गले लगकर रोने लगी। माँ भी बहुत रो रही थी। तब मुझे माँ ने बताया कि मैं तेरे बाप से भागकर शादी की थी। कई साल तक हम साथ रहे, लेकिन तेरे जन्म होने के बाद उसका प्यार मेरे लिए धीरे धीरे कम होता गया और वह मुझे चरित्रहीन कहने लगा। जिस दिन तेरे बाप ने मुझे शॉपिंग के बहाने घर से बाहर ले गया और तुझे मेरे साथ आने से मना कर दिया था, उस दिन मुझे उसने एक एनजीओ में छोड़ दिया था और कहा था कि अगर तू मेरे पास आई या फिर अपनी बेटी से मिलने की कोशिश भी की तो मैं तेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं विनती की कि मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी। इस एनजीओ में भी हैवानियत थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से बाहर निकल गई और जैसे तैसे करके एक नौकरी ढूंढ ली। यह फ़कीर कोई और नहीं, मेरे दूसरे पति हैं। जिस कंपनी में मैं नौकरी करती थी उनके मालिक हैं और इन्होंने मुझे पसंद करके मुझसे शादी की। तेरा बाप गलत काम करता है, नशे आदि बेचता है। जब तेरे बाप को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता लगा तो वह आकाश को जान से मारना चाहता था। इसलिए यह फ़कीर बनकर हमेशा तुझे सच्चाई बताने जाया करते थे ताकि हम तुझे अपने पास रख सकें और तू अपने बाप को छोड़ दे। और यह मरा हुआ बच्चे के बारे में पहले से ही हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि हमें मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। इसलिए यह फ़कीर बनकर तुझे सच्चाई बताने जाया करते थे। माँ ने सारी सच्चाई बताई और माँ की सच्चाई जानने के बाद मैं गुस्से में अपने बाप के नफ़रत करने लगी और अपनी माँ पर इतनी जुल्म करने के गुनाह में मैं उन्हें पुलिस से पकड़वा दी और मैं अपनी माँ और सौतेले पापा के साथ रहने लगी। वह मुझे अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी उनसे अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।